हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड, जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2025 में जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो ये वीडियो एकदम लास्ट तक देखिएगा, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एनालाइसिस द टू पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऑफ 1940s दैट लीड टू द डिसीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। 1940s में ऐसे कौन से डेवलपमेंट्स हो रहे थे, 1940s में ऐसे कौन से चीज़ें हो रहे थे जिसकी वजह से आप कह सकते हो पाकिस्तान के क्रिएशन का बात उठा गया था, इनका पाकिस्तान के क्रिएशन के बारे में बोला गया था। देखिए, इस क्वेश्चन को मेनली 2 मार्क्स के पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, एंड आपके जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं लाइक यूनिट एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, ऑब्वियसली इसके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, फ्रेंड्स के साथ तो ज़रूर शेयर करना है, ठीक है। सो आपका जो पहला पॉइंट है, द पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग वाज टेकिंग प्लेस। ओके, देखिए मेन चीज़ क्या था, जो कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग था, जैसे कि आपको पता है मुस्लिम लीग 1906 में क्रिएट किया गया था। ओके, उसके बाद देखो कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के अंदर एक हमेशा क्या चलता रहता था, एक हमेशा कंपटीशन चलता रहता था। एंड ऑब्वियसली जो कांग्रेस पार्टी चाहता था, कांग्रेस पार्टी क्या चाहता था, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहता था, ठीक है, जिसमें हर जो रिलीजन है उसको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, हर रिलीजन को इक्वल देखा जाए। बट ये जो हमारा जो मुस्लिम लीग था वो चाहता था कि हिंदुओं के लिए एक डिफरेंट कंट्री बने, एक मुस्लिम के लिए डिफरेंट कंट्री बने, जिनके लिए उन्होंने क्या किया था, जिनके लिए उन्होंने टू नेशन थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था। एंड इन फ्यूचर इसकी वजह से आप कह सकते हो कि इंडिया और पाकिस्तान जो पहले एक यूनाइटेड कंट्री था उसको डिवाइड किया गया था, उसको डिवाइड करके 2 देश बना दिया गया। अभी तो वो 3 देश हो गया, अभी तो बांग्लादेश भी एग्जिस्टेंस में आ गया 1972 के बाद, बट 1972 के पहले सिर्फ इंडिया पाकिस्तान था, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश 3 देश आ गया, ठीक है। अब देखो पॉइंट नंबर 2, द ब्रिटिश आर ऑल्सो प्लेइंग देयर रोल टू डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अब देखो ये ब्रिटिशर्स का काम ही था कि हमको डिवाइड करना, हमको तोड़ना, ठीक है। भारतीय जो अखंड भारत था उसको तोड़ने का मिशन किसका था, सबसे बड़ा मिशन तो ब्रिटिशर्स का था। तो जब मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 देश के बनाने के बारे में बात किया था तब ब्रिटिशर्स ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया को तोड़ने में। उनका भी एक पॉलिसी था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जिसमें उन्होंने सबको डिवाइड कर दिया, ठीक है। उन्होंने भी टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया जिसमें पाकिस्तान को क्रिएट करने का बात करा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बाद में उनकी वजह से ही बाद में आप कह सकते हो कि ब्रिटिशर्स का एक बहुत बड़ा योगदान था इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करने में, इंडिया पाकिस्तान 2 देश को बनाने में, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। घुमा फिरा के क्वेश्चन बहुत टाइप से पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से समझ के पढ़ना, तो क्वेश्चन अगर घुमा के भी पूछता है तो आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम में लिख पाओगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि टू नेशन थ्योरी, ओके, ये टू नेशन थ्योरी क्या है और इसके बारे में बताना है। चलो इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये जो टू नेशन थ्योरी है वो मुस्लिम लीग का था, ठीक है, जिसको मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। अकॉर्डिंग टू टू नेशन थ्योरी जो यूनाइटेड इंडिया था, मतलब उस वक्त का जो अखंड भारत हम कहते हैं, जो उस वक्त का जो यूनाइटेड इंडिया था उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना था, ठीक है। एक पार्ट का नाम था पाकिस्तान, दूसरे पार्ट का नाम रखना था इंडिया, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, ये जो 2 पार्ट में डिवाइड करना था ये मेनली आपका रिलीजन के बेसिस पे होना था। देखो अकॉर्डिंग टू मोहम्मद अली जिन्ना, और आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू टू नेशन थ्योरी, जो इंडिया है उसमें सिर्फ हिंदू रहेंगे एंड जो पाकिस्तान है उसमें सिर्फ मुस्लिम रहेंगे। देखो बाय द वे दोनों कंट्री ने बाद में क्या एडोप्ट किया था, दोनों कंट्री ने सेकुलरिज्म मतलब ऑल रिलीजियंस आर इक्वल एडोप्ट किया था, एंड इंडिया ने इसको फॉलो किया है। इंडिया में हर रिलीजन को इक्वल राइट्स दिया जाता है, बट जो ये पाकिस्तान है वहाँ पे जो दूसरे रिलीजन थे उसको राइट्स नहीं दिया जाता था, एंड बाद में इसके लिए बहुत सारा वायलेंस भी हुआ था। बट इंडिया में ऐसा कुछ हमको देखने को नहीं मिला है। सो मेनली टू नेशन थ्योरी यही कहता है कि डिवाइडेड ऑफ द नेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, मतलब पूरे रिलीजन के बेसिस पे हमारे देश को बंटवारा करना, रिलीजन के बेसिस पे हमारे देश को तोड़ना। हाउ डिड द स्टेट ऑफ हैदराबाद बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। चैप्टर 1 से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो हैदराबाद का स्टेट था, देखो जैसे कि आज के समय में हैदराबाद कोई स्टेट नहीं है, आज के समय में जो हैदराबाद है वो तेलंगाना स्टेट का कैपिटल है। बट पहले समय में क्या होता था, प्रेजेंट डे का महाराष्ट्र का बहुत सारा रीजन, प्रेजेंट डे का
तेलंगाना का बहुत सारा रीजन, प्रेजेंट डे का जो कर्नाटका है उसका बहुत सारा रीजन, आंध्र प्रदेश का बहुत सारा रीजन, सबको मिला के एक स्टेट था जो था हैदराबाद। वो एक प्रिंसली स्टेट था, ठीक है। तो ये जो प्रिंसली स्टेट था उसका जो राजा था वो था बहुत अक्रू, ठीक है। उसको क्या था, उसको इंडिया के साथ ज्वाइन नहीं करना था, उसको अपना एक इंडिपेंडेंट देश बनाना था, खुद का देश। बट उसके चारों तरफ से था भारत। तो भारत के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो ग्रेट लीडर थे वो चाहते थे कि जो ये हैदराबाद है वो इंडिया के साथ मर्ज करे। बट हैदराबाद का जो रूलर था उसको नाजिम बोलते हैं लोग प्यार से, ठीक है। तो हैदराबाद का जो नाजिम था, ठीक है, वो क्या चाहता था, अपना एक खुद का देश बनाए, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था। एंड पैसा जिसके पास होता है वो देश बना सकता है, ठीक है। वो तो बहुत बड़ा था, उससे भी छोटा छोटा देश आज के समय में एग्जिस्ट करते हैं यूरोप में। तो उसको ऐसा लगता था कि नहीं, मैं खुद एक अपना देश बनाऊंगा। बट हमारा जो सरकार था वो उसको अलाउ नहीं कर रहा था। वो चाहता था कि अगर हैदराबाद इंडिया के साथ जुड़ जाता था तो बहुत अच्छा होता है। एंड ऑब्वियसली हैदराबाद इंडिया के साथ जुड़ने के बाद बहुत सारा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। बट कौन समझाए उस राजा को। तो बाद में कैसा कौन सा स्टेप हुआ, कौन सा स्टेप थे जिसकी वजह से हैदराबाद इंडिया का पार्ट बना, वो ही इस क्वेश्चन में हम आज डिस्कस करेंगे। सो देखिए, जो हैदराबाद था वो एक लार्जली प्रिंसली स्टेट था, जैसे कि मैंने बताया है। एंड साउथ इंडिया, प्रेजेंट डे में जो साउथ इंडिया था उसका 3 पार्ट का 1 पार्ट था, मतलब 3 भाग में 1 भाग था, मतलब लार्ज एरिया था। मैंने बताया ना, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पूरा का बहुत सारा रीजन मिला के ये हैदराबाद स्टेट था। उसके पास बहुत सारा पैसा था, बहुत कुछ था, ठीक। नाजिम भी मुस्लिम था, तो दूसरे रिलीजन के लोग जो थे उनके ऊपर भी बहुत सारा अटैक्स होते थे, उन पर बहुत मारा जाता था। तो ऑब्वियसली आप कह सकते हो कि एट द एंड क्या हुआ था, वहाँ के जो जनरल पीपल थे, वहाँ के जो साधारण लोग थे, वो भी नाजिम को हटाना चाहते थे। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहते थे कि वहाँ पर अपना सरकार, मतलब एक डेमोक्रेटिक रूल बनाए और डेमोक्रेटिक रूल आए, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ फॉलो करो, वहाँ का जो नाजिम था उसका जो मिलिट्री था, जैसे कि आज इंडियन मिलिट्री है, इंडियन एयर फोर्सेस, इंडियन आर्मी, ठीक है। तो वहाँ का जो आर्मी था उसको राजाकार्स बोला जाता था। क्या बोला जाता था? उसको राजाकार्स बोला जाता था। तो राजाकार्स ने क्या किया, बहुत सारे लोगों को मर्डर किया, बहुत सारे लोगों के साथ रेप किया, बहुत सारे लोगों के साथ लूटिंग्स किया, जो नॉन मुस्लिम थे, जो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते थे, बुद्धिज़्म से बिलोंग करते थे, सिख थे, जो अदर रिलीजन से थे, जो नॉन मुस्लिम थे, उनको बहुत मारा, उनके साथ रेप किया, उनके साथ बहुत ख़राब, ये जो मुस्लिम लोग थे, ये जो मुस्लिम रूलर था नाजिम, इसके लोगों ने बहुत मतलब ख़राब बिहेवियर किया, जिसकी वजह से वहाँ के जो जनरल पीपल थे वो बहुत एग्रेसिव हो गए, वो बहुत गुस्सा हो गए, ठीक है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट एक्शन करना पड़ा। भारत सरकार ने, मेनली आप कह सकते हो, जो उस वक्त के हमारे यूनिटी मैन ऑफ इंडिया बोला जाता था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। उन्होंने सबसे बड़ा एक्शन लिया। 13 सितंबर 1948 को इंडियन आर्मी, भारतीय आर्मी को भेजा गया है, इंडियन आर्मी को भेजा गया है। आपको तो पता ही है इंडियन आर्मी कितना पावरफुल है। उन्होंने सारे हैदराबाद के जो नजीम थे एंड उसके जो राजाकार थे, सबको घुटनों के बल एकदम बिठा दिया, ठीक है, सबको एकदम हरा दिया। एंड उसके बाद हैदराबाद का जो नाजिम है उसने सरेंडर किया। एंड फाइनली हैदराबाद क्या हुआ, हैदराबाद भारत का एक पार्ट हो गया। एंड उसके बाद से ही हैदराबाद इंडिया का पार्ट था। एंड बाद में क्या हुआ, विद द पीरियड ऑफ टाइम, जो जब स्टेट बनाया गया तब महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना तो जस्ट रिसेंटली 2014 में हुआ है, ठीक है। सो ये था मेन कहानी आपके हैदराबाद के इंडिया का पार्ट होने का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आपको इससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 4 मार्क्स के, 6 मार्क्स के नहीं पूछेगा। तो आई होप यहाँ से आप इजीली लिख सकते हो आपके एग्जाम में। आगे बढ़ने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2 सेकंड दे के मेरा बात सुन लो। हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल ह्यूमैनिटीज़ कक्षा आपके लिए ट्राई कर रहा है कि 2025 बोर्ड एग्जाम में जो भी बच्चे बैठने वाले हैं उनके लिए बेस्ट क्वालिटी कंटेंट क्रिएट किया जाए। हर चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, स्ट्रैटेजी वीडियो, सब कुछ। तो आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे आप सबको बहुत हेल्प मिलने वाला है। आप सबके बोर्ड के प्रिपरेशन में बहुत हेल्प होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन है, उसमें ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हो कि आपको कोई दिक्कत आ रहा है, कोई भी स्टडीज़ में प्रॉब्लम आ रहा है, आप हमको मैसेज कर सकते हो। हमारा व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो कोई भी प्रॉब्लम है आप हमसे बात कर सकते हो, आप हमसे अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। एंड अगर आप हमारे लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो भी आप मैसेज कर सकते हो हमको। हम बहुत अच्छी क्वालिटी के लाइव क्लासेस कराते हैं। लास्ट ईयर 2024 बोर्ड एग्जाम में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 90% स्कोर किए थे अपने बोर्ड एग्जाम में। तो आप हमारे लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना आप सबके लिए। सोशल क्लासेस 9 to 12 आप सबके लिए लेके आया है लाइव पेड क्लासेस। हम क्लास 12 के बच्चों को हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश एंड सोशियोलॉजी का
लाइव पेड क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। सो जो बच्चे क्लास 12 में नए हैं, सेशन 2024-25 वाले बच्चे हमारे क्लासेस ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी एक्सप्लेनेशन हर चैप्टर का बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, हर चैप्टर को बहुत क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, हर चैप्टर के बहुत अच्छे नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। हर चैप्टर से आपका चैप्टर कंप्लीट होने के बाद टेस्ट होगा। आप ड्यूरिंग लाइव क्लासेस टीचर के साथ डायरेक्टली बात कर सकते हो, टीचर को अपना डाउट भी पूछ सकते हो। फ्री का एक्स्ट्रा डाउट सेशंस होगा एंड बहुत सारे फैसिलिटीज़ रहने वाले। सो आप क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। क्लासेस विल बी ग्रेटली हेल्पफुल फॉर योर 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन। क्लासेस को आप ज्वाइन करने के लिए नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर में मैसेज कर सकते हो। सो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? What was the approaches of the government of India towards the princely state immediately after the partition of 1947? 1947 में जब हमारा पार्टीशन हुआ था, मीन्स 1947 में जब पूरा अखंड भारत को तोड़ के इंडिया एंड पाकिस्तान बना दिया गया था, ठीक है, उसके बाद सरकार जो था, सरकार का क्या अप्रोच था? प्रिंसली स्टेट मतलब ऐसे स्टेट जिसमें मेनली राजा रूल कर रहे थे, जैसे कि हैदराबाद हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, ऐसे जो स्टेट्स थे, ठीक है, उन स्टेट्स को लेके गवर्नमेंट का क्या अप्रोच था जस्ट आफ्टर द 1947 के जो पार्टीशन हुआ था उसके बाद, ठीक है। सो चलिए आंसर में डिस्कशन करते हैं देश का। देखिए, जब हमारा देश का बंटवारा हुआ था उस वक्त हमारे देश में अप्रोक्सीमेटली 565 प्रिंसली स्टेट थे। मोर देन 565 डिफरेंट स्टेट थे, मतलब डिफरेंट राजा के अंडर 565 स्टेट थे, ठीक है। अब देखो हर जगह पे क्या हो रहा था, कुछ ऐसे स्टेट्स थे जिन्होंने एकदम इनिशियली एक्सेप्ट कर लिया था कि हमको इंडिया के साथ जुड़ना है, ठीक है, बट ऐसे बहुत सारे स्टेट थे जो थोड़ा अकड़ू थे, ठीक है, वो बोल रहे थे कि नहीं, हमको इंडिया के साथ नहीं जुड़ना, हमको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। जो स्टेट्स थे वो कौन से स्टेट्स थे? आप एग्जांपल ले लो, हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, मणिपुर हो गया, कश्मीर हो गया, ऐसे कुछ स्टेट्स थे जिनमें कुछ प्रॉब्लम हो रहे थे, ठीक है। मतलब ये जो स्टेट्स था वो चाहता था कि हम अपना खुद का एक डिफरेंट देश बनाएंगे, हम किसी भी दूसरे देश के साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस पर गवर्नमेंट का क्या अप्रोच था वो हम स्टेप वाइज इस क्वेश्चन के अंदर समझेंगे। गवर्नमेंट का पहला अप्रोच था, द पीपल ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट क्लियरली वांटेड टू बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। देखिए सरकार का पहला अप्रोच क्या था? सरकार का अप्रोच था जो लोग भारत का पार्ट बनना चाहते थे, मतलब ऐसा नहीं कि राजा को जाके पूछ रहे कि राजा जी आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं। डायरेक्टली क्या हो रहा था, डायरेक्टली यहाँ पे जो लोगों से पूछा जा रहा था कि आप भारत के साथ ज्वाइन करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। इसमें क्या हुआ था, मोर देन 500 से ज़्यादा स्टेट क्या कर रहा था, 500 से ज़्यादा जो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट थे वो क्या था, वो इंडिया के साथ मर्ज होने के लिए एग्री था एंड वो बहुत हैप्पी था कि हम लोग इंडिया के साथ मर्ज हो रहे हैं। बट कुछ ऐसे थे वो लोग नहीं होना चाहते थे, क्योंकि देखो वो क्यों नहीं मर्ज होना चाहते थे, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा था, पावर था, इंडिया के साथ ज्वाइन नहीं होना चाहते थे, ठीक है। तो गवर्नमेंट का पहला अप्रोच यही था कि मतलब जो नॉर्मल पीपल है उन नॉर्मल पीपल से पूछा जाए कि आप कौन से देश के साथ ज्वाइन करना चाहते हो या खुद का एक डिफरेंट देश बनाना चाहते हो, ठीक है। अब देखिए गवर्नमेंट का सेकंड अप्रोच क्या था, अप्रोच था वो था, द गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर्ड टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग द ऑटोनॉमी ऑफ द सम रीजन। द आइडिया वाज अकोमोडेट प्लूरली एंड एडॉप्टेड फ्लेक्सिबल अप्रोचेस इन डीलिंग विद द डिमांड्स ऑफ द रीजन्स। गवर्नमेंट इस चीज़ में भी राजी था कि अगर आप भारत के साथ ज्वाइन करते हो, आप भारत का पार्ट बनते हो, तो आपको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी दिया जाएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा पावर भी दिया जाएगा। अब देखिए जो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बाद में सोच लो, जैसे कि हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद जब इंडिया के साथ ज्वाइन हुआ तो हैदराबाद का जो नाजिम है उसको भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दिया गया था, ठीक है। उसके बाद मणिपुर का एग्जांपल ले लो, उसको भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया गया था। हाँ, राजा का पोस्ट हटा दिया था बट अदर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर भी दिया गया था। कश्मीर का एक ग्रेट एग्जांपल ले लो, कश्मीर में 370 लागू था, मतलब वहाँ पे कुछ अलग ही चल रहा था, ठीक है, अलग ही उनको एक्स्ट्रा राइट्स मिला हुआ था, ठीक है। तो ऐसा कुछ चीज़ें था जो सरकार का अप्रोचेस के अंदर था, जो अगर प्रिंसली स्टेट के लिए, जो प्रिंसली स्टेट इंडिया के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया है। अगर आपको अच्छे लगते हैं, हमारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियो ज़रूर शेयर कर दो। करते हुए हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द आउटकम्स ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑफ 1953। अब देखिए इंडिपेंडेंस मिल गया था हमको। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमारा एक देश का जो गवर्नमेंट था, ठीक है, उस देश के गवर्नमेंट के पास बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे। उसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि स्टेट क्रिएशन, मतलब राज्य बनाना, राज्य कैसे बनाना था, क्या बनाना था, ऑल एंड ऑल। इसके लिए क्या हुआ था, इसके लिए एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। देखो मैं हर क्वेश्चन
क्वेश्चन को ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हो कि लाइक कुछ चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहा हो, ठीक है, हर टॉपिक को रिलेट करते हुए चल रहा हो, जिसकी वजह से आपको ईजिली पूरा चैप्टर भी रिविजन हो जाएगा, क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था उसको 1953 में अपॉइंट किया गया था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को 1953 में अपॉइंट किया गया था। किसके लिए? किसको? उसका मेन काम यही था कि आप स्टेट बनाओ, ठीक है, राज्य बनाओ। देखो, राज्य बनाने के लिए एक मेन चीज़ फॉलो किया जाता था, वो लाइक जैसे कि कल्चर हो गया, लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज ही इंपॉर्टेंट था, कल्चर हो गया, ऑल एंड ऑल। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने क्या किया, 1956 में अपना एक रिपोर्ट सबमिट किया, मतलब उसने 3-4 साल स्टडी किया, स्टडी करने के बाद अपना एक रिपोर्ट सबमिट किया। उस रिपोर्ट में बताया गया था भारत के अंदर टोटल 14 स्टेट्स होंगे, 14 राज्य होंगे एंड 6 यूनियन टेरिटरीज होंगे, ठीक है। कितने राज्य होंगे? भारत के अंदर 14 राज्य होंगे, 6 यूनियन टेरिटरीज होंगे। आपके बुक में आप इजीली देख सकते हो। आप बोलोगे कि अरे अभी तो 28 राज्य है, तो उस वक्त 14 कैसे थे? देखो, उस वक्त जैसे कि गुजरात, और आप कह सकते हो गुजरात एंड महाराष्ट्र दोनों एक साथ था, कितना बड़ा हो गया ना, गुजरात महाराष्ट्र दोनों एक साथ था, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आपका हिमाचल हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब वो एक साथ था, ठीक है, यूपी उत्तराखंड एक साथ था, बिहार झारखंड एक साथ था, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक साथ था, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक साथ था। ऐसा बहुत सारी चीज़ें था जो एक साथ था। नॉर्थ ईस्ट का देख लो, उस वक्त आसाम, मिज़ोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सब एक साथ था, मेघालय, ये सब एक साथ था, ठीक है। सो उस वक्त 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बनाया गया था। क्या हुआ? चेंज किया गया एंड धीरे धीरे और भी नए नए स्टेट्स बनते गए ऑन द बेसिस ऑफ मेनली लैंग्वेज कल्चर के बेसिस पे, ठीक है। बट 1956 में जो रिपोर्ट था उसमें टोटल 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी है। ये MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं ये भी बताते जा रहा हूँ कि कौन से चीज़ें MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सीरीज, मतलब हर चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने के बाद हम आपके एग्जाम के मिनिमम 3 से 4 महीने पहले क्या बनाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs वाला सीरीज़ बनाएंगे, जिसमें हम हर चैप्टर से 40-50 MCQ डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे कि मैंने बोला है, जब ये हुआ, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, बहुत सारे डिसीजंस हुए, बहुत सारे लैंग्विस्टिक के बेसिस पे बहुत सारी चीज़ों पर डिफरेंट स्टेट्स क्रिएट हुए। मैं आपको कुछ डाटा के साथ बताता हूँ, आप ये नोट कर सकते हो, आपके बुक में भी देख सकते हो। मैं ईयर बताता हूँ कौन से स्टेट में 1956 के बाद कौन से स्टेट क्रिएट हुआ, ठीक है। अब देखो, 1956 के बाद पहली बार क्या हुआ, महाराष्ट्र एंड गुजरात को डिवाइड करके 1960 में 2 डिफरेंट स्टेट बनाया गया, महाराष्ट्र एंड गुजरात, जहाँ पे जो महाराष्ट्र था उसका जो मेन लैंग्वेज था वो था मराठा कल्चर। उसके बाद गुजरात का गुजराती, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1963 में नॉर्थ ईस्ट में जो असम है, असम से नागालैंड को अलग किया गया 1963 में। आप ये चीज़ें नोट कर सकते हो, ठीक है, आप ये चीज़ें नोट कर सकते हो। उसके बाद देखो, विद द पीरियड ऑफ टाइम और भी चेंजेस हुआ। 1972 में त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम को स्टेट बनाया गया, ठीक है। 1972 में इधर में 3 स्टेट बन गया, ठीक है। उसके बाद देखो, जो सिक्किम था, ठीक है, सिक्किम इंडिया का पार्ट हुआ 1975 में, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल एंड मिजोरम, ठीक है, को एक डिफरेंट स्टेट बनाया गया 1987 में। उसके बाद देखो, झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया। ये 2000 में हुआ। एंड लेटेस्ट रिसेंटली जो हुआ है वो 2014 में तेलंगाना हुआ था, ठीक है। 2014 में तेलंगाना क्रिएट किया गया था आंध्र प्रदेश से अलग करके। एंड लास्टली, एकदम लास्ट जो लेटेस्ट इवेंट है वो 2019 में क्या हुआ था, 2019 में जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, उसको 2 पार्ट कर दिया गया, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। सो ये था आपका पूरा स्टेट का, मैंने पूरा बता दिया। देखो, आप MCQ आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, आप लिख सकते हो, ठीक है। मुझे तो आप पर इतना विश्वास है कि मैंने जैसे पढ़ाया आपको आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। सो चलिए आगे। अब देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइसिस एनी 6 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पार्टीशन ऑफ 1947। मतलब इस क्वेश्चन को ना 5 स्टार नहीं, इस क्वेश्चन को 15 स्टार दे दो। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट 10 ईयर के PYQ हम देखेंगे तो ये क्वेश्चन मोर देन 7 ईयर्स, 7 साल से भी ज़्यादा टाइम में ये क्वेश्चन आया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 बोर्ड एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। सो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो देखो, ऐसे कौन से 6 कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब ऐसे कौन से 6 चीज़ें हुए थे पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 के वजह से, ठीक है। वही हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। थोड़ा लंबा होने वाला है तो अच्छे से ध्यान दीजिए, आपका बहुत कुछ हेल्प हो जाएगा इसमें से, ठीक है। अब देखिए,
जो पार्टीशन ऑफ 1947 था, इसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस था, पहले तो पार्ट में पढ़ेंगे। पहली बात, ये जो डिवाइड हुआ था, ये जो डिवाइडेंट हुआ था, वो मेनली क्या हुआ था, वो मेनली हुआ था रिलीजियन की बेसिस पे, ठीक है। जो इंडिया का जो आप कह सकते हो ईस्टर्न पार्ट था, और आप कह सकते हो जो वेस्ट बंगाल है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, जो बंगाल का ईस्टर्न पार्ट था, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते थे। एंड ऑन द अदर हैंड जो पंजाब राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट था, वहाँ पे भी मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थे। तो ऑन दिस बेसिस क्या किया, पाकिस्तान एक डिफरेंट नेशन कर दिया गया, ठीक है, जिसमें क्या रहता था, ओनली मुस्लिम पॉपुलेशन का एक मुस्लिम कंट्री आप कह सकते हो, मुस्लिम लीग की वजह से एक मुस्लिम कंट्री बना दिया गया था, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत लोग रातों रात अपना घर खोया, ठीक है, बहुत लोगों ने रातों रात अपना घर खोया, बहुत लोगों को सुबह उठ के पता चला अरे हम तो इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा चीज़ हुआ था, जिसकी वजह से लोगों को क्या बहुत परेशानी झेलना पड़ा, ठीक है। वही हम इस क्वेश्चन में समझेंगे कि लोगों को क्या क्या परेशानी झेलना पड़ा, कौन सा चीज़ है वो, एंड ऑल दिस थिंग्स। अब देखो, जो माइनॉरिटीज़ था उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन किया गया था। अब बोलेंगे अब माइनॉरिटीज़ कौन है, देखो जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटीज़ था, और जो इंडिया था, इंडिया में मुस्लिम माइनॉरिटीज़ था, ठीक है। तो ये जो दोनों रिलीजियन थे, जो भी जहाँ पे माइनॉरिटीज़ थे, उनको बहुत सारी चीज़ों फेस करना पड़ा। बहुत सारे हिंदू मुस्लिम्स को उस वक्त रॉयट्स में, मतलब झगड़े में काट दिया गया, बीच में से काट दिया गया, मार दिया गया, खून हुआ। ये बहुत सारे ऐसे महिला थे जिनका क्या क्या रेप किया गया था। बहुत ब्रूटल सिचुएशन था। एंड उस वक्त हमारा जो सरकार था, आप कह सकते हो उस वक्त जो हमारे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री था, इंडिया और पाकिस्तान दोनों देश की जो सरकार थे, उस सिचुएशन को हैंडल करने में फेल हो गए थे। एंड आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स का समय लग गया था इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में। बहुत सारे लोगों का किलिंग्स हुआ, बहुत सारे लोगों को रिलीजियन चेंज करना पड़ा, ठीक है। रिलीजियन चेंज करना पड़ा मतलब जो लोग भी आप कह सकते हो, आप आज का डाटा देख लो, ठीक है, आप आज का डाटा देखोगे तो इंडिया में अगर हम हिंदू पॉपुलेशन देखें अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो 80 to 85% है, मुस्लिम पॉपुलेशन 15 to 20% है, ठीक है। सो ऑन द अदर हैंड आप पाकिस्तान में देखो, ठीक है, पाकिस्तान में देखो जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो मोर देन 98% है, हिंदू पॉपुलेशन 1 और 2% है। बट इंडिपेंडेंस के टाइम में पाकिस्तान में जो मुस्लिम पॉपुलेशन था वो था अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो 85 to 90% एंड हिंदू 10 to 15%, ठीक है। बट वो पॉपुलेशन रिड्यूस हो गया, बहुत रिड्यूस हो गया। बट इंडिया के केस में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 2 to 5% था, जो इंक्रीज़ हो गया आज 15% हो गया, ठीक है। बट पाकिस्तान में ये चीज़ हो रहा था क्योंकि पाकिस्तान में जो हिंदू लोग थे उनको कन्वर्ट करवाया जा रहा था, मतलब हिंदू से मुस्लिम बनाया जा रहा था, ठीक है। सो ऐसे चीज़ें हो रहे थे, बहुत ब्रूटल सिचुएशन था, बहुत ख़राब सिचुएशन था, बहुत सारे लोगों का रेप हुआ, बहुत सारे लोगों का किलिंग्स हुआ, ये चीज़ चल रहा था। एंड फूड लेवल पे कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था, ठीक है, कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहा था क्योंकि ना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था, ना अच्छा रूल्स रेगुलेशन था, ना अच्छा पुलिस था, ना अच्छा आर्मी था, कुछ नहीं था क्योंकि जस्ट इट्स ए न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री। जो लोग रेफ्यूजी थे, ठीक है, जो लोग रेफ्यूजी थे उन लोगों को रेफ्यूजी कैंप्स में रखा गया, ठीक है। हमने देखा है जो भी बच्चे आप कह सकते हो लाइक जो बच्चे आप बांग्लादेश के बॉर्डर के एरिया के साथ उनका घर है, पाकिस्तान के बॉर्डर के एरिया के साथ उनका घर है, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को पूछ सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो वहाँ से ला के हमारे देश में मतलब रखा गया था उनको फॉर देयर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। देखो हमारे देश का सरकार का अप्रोच एंड पाकिस्तान की सरकार के अप्रोच में दिन रात का फ़र्क था। हमारे देश का सरकार सबको इक्वलिटी दे रहा था, मतलब हिंदू मुस्लिम सबको इक्वल राइट्स दे रहा था, ठीक है। बट पाकिस्तान में हिंदुओं को नहीं दे रहा था राइट्स, उनको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। बट इंडिया में उतना ज़्यादा नहीं हो रहा था एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, ठीक है। सो देखो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया एक सेकुलर कंट्री अपने आप को हमेशा से मानते आ रहा है, बट पाकिस्तान आपको एक हमेशा से बोलता है सेकुलर, बट वो एक मुस्लिम कंट्री मानते आ रहा है अपने आप को, ठीक है। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, आप कह सकते हो, जिसकी वजह से क्या होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन पूरा फेल हो गया था एंड लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ा, बहुत सारे लोग मारे गए। एज पर रिपोर्ट्स, अगर हम रिपोर्ट्स को देखें मोर देन 10 लाख पीपल, ठीक है, 10 लाख से ज़्यादा लोगों का क्या हुआ, 10 लाख से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया था, किलिंग्स हुआ था। 10 लाख से ज़्यादा हिंदू मुस्लिम सिख्स लोगों को क्या कर दिया गया था, मार दिया गया था, किल हुआ था, रेप हुआ था, ठीक है। सो ये एक बहुत ही ख़राब सिचुएशन है। आज के समय पे हम देखें तो लाइक कितना अच्छा है, कितना अच्छा सिचुएशन है, कितना अच्छा पीस है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट वो समय एक समय था जब भारत के हर लोगों ने रोया था, हर लोगों के आंखों में आंसू था। अभी हम ये जो चीज़ें सोचेंगे तो हमको भी बहुत दुख लगता है, ठीक है, क्योंकि हमारे भी ग्रैंड पेरेंट्स थे, हमारे भी लाइक दादा के दादा और वो लोग थे जिन्होंने ये चीज़ें देखे थे, जिन्होंने ये चीज़ों को फेस किया था, ठीक है। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी कैन से। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कंसिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैंने जो ये पॉइंट्स दिए हैं आप वो पॉइंट्स नोट कर सकते हो। एंड अगर आपको लगता है कि नोट नहीं करेंगे, डायरेक्ट PDF चाहिए, आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करो, नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, हम आपको ये PDF सेंड कर देंगे। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द 3 challenges फेस बाय द इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ये क्वेश्चन पहले आना चाहिए था यार, पूरा चैप्टर का मूड ही बिगाड़ दिया। देखो
3 चैलेंजेस इंडिया कौन सा फेस कर रहा था जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। बहुत ईजी क्वेश्चन है, चैप्टर के पहले टॉपिक में ही है, ठीक है। पहला है कि इंडिया को यूनाइट करना। देखो इंडिया एक छोटा देश नहीं है, इंडिया एक विशाल देश है, ठीक है। इंडिया इतना बड़ा है कि लाइक हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस है इसमें, हंड्रेड्स ऑफ रिलीजियंस है इसमें, हंड्रेड्स ऑफ पीपल है इसमें, ठीक है। मतलब हंड्रेड्स क्या बोल रहा हूँ, करोड़ों पीपल है, 140 करोड़ का जनता है आज हमारे देश में, ठीक है। तो हमारा देश कल्चरली, रिलीजियस, लैंग्वेज से बहुत ही डाइवर्स कंट्री था। एंड गवर्नमेंट के लिए ये चीज़ों को संभालना, गवर्नमेंट के लिए ये चीज़ों को मेंटेन करना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ये था कि डेमोक्रेसी इंश्योर करें, ठीक है। एक तो हो गया, पहले राजा वाला सिस्टम था, उसके बाद ब्रिटिश वाला सिस्टम आ गया, मतलब गुलामी में ज़िंदगी, ठीक है। उसमें डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करना हमारी सरकार के लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। एंड ऑब्वियसली सरकार इसमें सक्सेसफुल हुआ, इसमें बहुत टाइम लगा। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि 1975 में इमरजेंसी लग गया, ठीक है, उसको इग्नोर करो अभी, ठीक है, उसको हम बाद में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, डेमोक्रेसी का जो बात बोला जा रहा था, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुआ। एंड आज के समय पे आप कह सकते हो बहुत ही अच्छा एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारे देश में चल रहा है, एंड बहुत ही अच्छा एक सिस्टमेटिक वे से चीज़ें चल रही है, ठीक है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज हमारे सरकार के लिए ये था कि इंश्योर करें डेवलपमेंट फॉर ऑल, स्पेशली जो लोग वीकर सेक्शन से थे। अब उस वक्त कौन वीकर है कौन वीकर नहीं है उसको आइडेंटिफाई करना भी बहुत मुश्किल था, ठीक है। लोगों को लाइक जैसे कि देखो मोर देन 80-90% पॉपुलेशन पॉवर्टी में था, गरीबी में था, ठीक है। उनको उठाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। आज हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिले मोर देन 75 ईयर्स हो चुका है, फिर भी हमारे देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो बिना खाना खाए सोते हैं। बिना खाना की वजह से हमारे देश में से बहुत सारे लोगों का डेथ हो जाता है। कोई तो एंजॉय कर रहा है लाइक चिल, बट हर लोग ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को खाना भी नहीं मिलता 2 वक्त का। तो हमें हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, जहाँ भी हमको हो सके, जितना भी हमसे हो सके उतना हमको हर बंदे का सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बताया गया है कि ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ग्रेट लीडर थे, ठीक है, उनका क्या रोल था, ठीक है, उनका क्या रोल था जो प्रिंसली स्टेट को यूनाइट करने में। क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द मेन कंसिडरेशन फॉर ब्रिंग द प्रिंसली स्टेट्स विद द यूनियन, हु प्लेड द हिस्ट्रिक रोल, ठीक है। ये जो मेन कंसिडरेशन था क्या था जो प्रिंसली स्टेट को यूनाइट करने में लगा था, कौन इसके पीछे था। देखो मैं बोलता हूँ कि हमारे देश के जो यूनिटी मैन है उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो इनके पीछे थे, ठीक है। उन्होंने एक बहुत ही ड्रास्टिक रोल प्ले किया था, उन्होंने एक बहुत ही ग्रेट रोल प्ले किया था हमारे देश के यूनिटी के लिए। आज देखो हमारे देश के वो यूनिटी मैन भी माना जाते हैं। देखो हैदराबाद का केस आपने देखा, मणिपुर का केस आपने देखा, जूननगर का केस आपने देखा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स थे जो भारत के साथ ज्वाइन करना नहीं चाहते थे, ठीक है, वो भारत के साथ ज्वाइन नहीं करना चाहते। आप बोलोगे क्यों नहीं करना चाहते थे? ब्रिटिशर्स ने उनको राइट दिया था कि आप इंडिया के साथ ज्वाइन कर सकते हो, आप पाकिस्तान के साथ ज्वाइन कर सकते हो, आप किसके साथ खुद का एक इंडिपेंडेंट कंट्री भी बना सकते हो। अब देखो ब्रिटिश तो थे ही ऐसे, उनका जन्म कुंडली था ऐसा कि उल्टा सीधा बोलेंगे, दूसरों को तोड़ेंगे, बट इंडिया चाहता था कि हम हर बंदे को यूनाइट करके रखें, यूनाइटली रखें, ठीक है। जैसे कि उस वक्त क्या हो रहा था, तो उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्टेप लिया, पहले तो लोगों को समझाया, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाया लोगों के बीच में, मतलब स्टेट्स को, ठीक है। उसके बाद जो लोग नहीं समझे थे, जो लोगों को सीधा बोलते ना सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो जहाँ से सीधी उंगली से घी नहीं निकलता था वहाँ से उंगली टेढ़ा करना पड़ता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो लोग जहाँ पे मतलब जो रूलर थे वो नहीं मान रहे थे, वहाँ पे एकदम आर्म अटैक इंडियन आर्मी को भेज दिया। आपको तो पता ही है इंडियन आर्मी कितना पावरफुल है, एकदम खत्म एक दिन में, ठीक है। तो देखो एक दिन में खत्म नहीं होता, थोड़ा टाइम लगा था, ठीक है। तो देखो क्या हुआ था, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है भारत के जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है, भारत का जो इंटीग्रेशन सिस्टम है उसमें, ठीक है। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे, ठीक है। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एक ऐसा पोस्ट था, आज के समय में तो कोई डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वाला पोस्ट नहीं है, बट उस वक्त डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वाला पोस्ट था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एज ए डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी उस वक्त थे, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया। एंड इट इज़ वेरी सैड टू से वो बहुत ही पहले मतलब जस्ट 1950s में उनका डेथ हो गया, जिसकी वजह से कश्मीर भारत के साथ अच्छे से यूनाइट नहीं हो पाया, जिसका आज भी हमें दुख है। एंड आज भी वहाँ पे 70 साल 80 साल बाद भी आज भी वहाँ पे लाइक अटैक्स होते रहते हैं, बहुत सारे लाइक उल्टा सीधा एक्टिविटीज़ होते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फुली इंडिया का पार्ट नहीं बन पाया था उस वक्त, ठीक है। आज तो देखो POK वाला रीजन पाकिस्तान लेके बैठा हुआ है, बट हम हमेशा मानेंगे कि हमारा पार्ट है, एक दिन न एक दिन हम इस POK वाले रीजन को ज़रूर से ज़रूर कैप्चर करेंगे, ठीक। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। भारत का जो पार्टीशन था, ठीक है, उसका क्या प्रोसेस था उसको एक्सप्लेन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी आप 5
सेमेस्टर लगा लो, क्वेश्चन पूछने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, देखो इंडिया का पार्टीशन का पूरा प्रोसेस हम एकदम बेसिकली समझेंगे। बेसिक में फर्स्ट में क्या हुआ था, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो उन्होंने एक मुस्लिम लीग पॉलिटिकल पार्टी करके बनाया। एंड उनका ऐसा मानना था कि इंडिया नहीं है, इंडिया का 2 पार्ट होना चाहिए, एक मुस्लिम का पार्ट, एक हिंदू का पार्ट। तो उन्होंने सोचा कि मुस्लिम का जो देश होगा उसका नाम होगा पाकिस्तान, एंड जो हिंदू का देश होगा उसका भारत और इंडिया होगा। ठीक है, सो इस पे क्या हुआ था, इस पे बहुत विवाद हुआ था। गांधी जी उस पर एग्री नहीं थे, सब बहुत सारे लीडर थे जो इस पे मतलब एग्री नहीं थे कि नहीं मानना। बट ब्रिटिशर्स का काम क्या था, तोड़ना। मैंने पहले ही बोला, तो वो लोग बोले हाँ ठीक है करना चाहते हो तो कर लो, जो मर्जी कर लो, तुम लोगों की मर्जी। ठीक है, सो तो ये एक पहला चीज़ था। सेकेंडली देखो क्या हुआ था, सेकेंडली बहुत सारे ऐसे रीजन्स थे, ठीक है, जो लाइक मुस्लिम मेजॉरिटी में थे बट वो इंडिया का पार्ट बनना चाहते थे। जैसे कि NWFP, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, जिसमें खान अब्दुल गफर खान लीडर था, वो इंडिया का पार्ट बनना चाहता था। बट फोर्सफुली, ठीक है, फोर्सफुली उनको इंडिया का पार्ट नहीं बनाया गया, उनको पाकिस्तान में रखा गया क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में थे। ठीक है, सो ऐसे करके रिलीजन पूरा डिवाइड किया गया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन पूरा तोड़ा गया। ठीक है, कोई भी किसी का भी वॉइस जो था, ठीक है, जैसे कि खान अब्दुल गफर खान का जो वॉइस था उसको तो पूरा इग्नोर कर दिया गया था। ठीक है, अब देखो और भी एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। ऐसे बहुत सारे रीजन्स थे। देखो पहले तो हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे डिवाइड कर दिया। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स थे, बहुत सारे छोटे छोटे कस्बा थे। वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे कुछ रीजन पे हिंदू ज़्यादा थे, कहीं पे मुस्लिम ज़्यादा थे, कहीं भी हिंदू ज़्यादा थे, कहीं भी मुस्लिम ज़्यादा थे। तो इसको भी एक प्रॉब्लम हो रहा था कि अरे मतलब मैपिंग करने जाए तो एकदम सेंटीमीटर से मैप करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने रातों रात, मैंने जैसे बोला, घर खोया है अपना। ठीक है, रात को सोए थे एज ए पार्ट ऑफ इंडिया, सुबह उठ के देखते हम तो पाकिस्तान में हैं। ठीक है, ऐसा भी बहुत सारे रीजन में हुआ है। ठीक है, एंड जो माइनॉरिटीज़ थे उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, बंगाल में भी। ठीक है, एंड पंजाब रीजन में भी आप कह सकते हो, मतलब पाकिस्तान में भी और पंजाब में भी बहुत लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। बंगाल में तो जो बंगाली पीपल थे हिंदू मुस्लिम, एंड पंजाब में सिख भी थे, सिख हिंदू मुस्लिम, उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। ठीक है, सो ये सब रिलीजियन वायलेंस एंड कम्युनल वायलेंस हो रहे थे। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। आज के क्लास में हमने डिस्कस किया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए तहे दिल से मेरा आपको शुक्रिया। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इन क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी आपके बोर्ड एग्जाम में MCQ के रूप में, ब्रॉड क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। एंड मेरा आपसे अगेन एक रिक्वेस्ट है, आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए वेरी गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब।